हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार पाठक आप सबको अपने स्टडी चैनल ग्रो मोर स्टडी पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके लिए एक वीडियो का सीरीज ला रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें आपको हर दिन 20 से 25 सवाल आपको मिलेंगे जो रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ इन सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं इनके लिए यूजफुल होंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलेवेंट होंगे। आपको इससे बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा हम इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हर क्वेश्चन का इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, हर क्वेश्चन हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर जिसमें 25 सवाल आपको कराए जाएंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी जो हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। चलिए चलते हैं हम। हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है ग्रो मोर स्टडी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये आपके लिए किसके लिए यूजफुल है? आपके रेलवे एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस सभी एग्ज़ाम के लिए आपको जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए यूजफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा आज का मोटिवेशनल कोटेशन। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमां छूकर दिखाना है। हर व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया है वो एक न एक दिन यहाँ से जाएगा ही, लेकिन उसके पहले हमें कुछ ऐसा करके जाना है जिससे जो हमारा जो व्यक्तित्व है उसको एक अलग पहचान मिले, हमारा जो एक अलग नाम मिले हमको, जिससे हम बहुत ज़्यादा आनंदित हों। चलिए इस पॉजिटिव कोटेशन के साथ आगे हम बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। आज का पहला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? उड़ीसा में है। आपको ऑप्शन नंबर सी आपका उड़ीसा में है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ये किया था नरसिंह देव फर्स्ट ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। दूसरा चीज़, यह जो आपको मंदिर है यह आपको किस नदी के किनारे है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि यह जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा चंद्रभागा नदी। किस नदी? चंद्रभागा। कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी जो है इसके किनारे आपको ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको बनाया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था। इसे हम ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लैक पेगोडा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये 3 पॉइंट आप अपने पास नोटबुक कर रखें और आप लिखते जाएं वहीं पर। मैं कुछ धीरे धीरे बोलते भी जाऊंगा, जो बोर्ड पर नहीं लिखूंगा उसको आप लिखते जाइएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये पुरी जिला में स्थित है। ये ब्लैक पेगोडा इसे नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था और यह जो है आपको चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर है, इसमें आपको कितने जोड़ी आपको रथ हैं? इसमें 12 जोड़ी, 12 पेयर। कितने पेयर हैं? 12 पेयर रथ हैं। इसमें कितने पेयर रथ हैं? 12 पेयर रथ हैं।
कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। एक चीज़ और कि व्हाइट पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? व्हाइट पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? कौन पेगोडा? व्हाइट पेगोडा, यानी कि जो व्हाइट पेगोडा है, व्हाइट पेगोडा के नाम से जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, पुरी के अंदर जो कहाँ है, कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी के अंदर है, इसे हम व्हाइट पेगोडा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, आप ऐसा करके देख सकते हैं इसको, इसका जो सही आंसर है वह है आपको सी उड़ीसा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? जितना भी मैं पॉइंट लिखाता जा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अपने कॉपी में लिखते जाएं। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले किस राज्य में स्थित है? यह जो सवाल है ये अब पूछा जा चुका है। किस में पूछा जा चुका है? ये आपको पिछला बार एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पूछा जा चुका है कि आपको बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के अंदर 2-3 गुफाएं और हैं जिनका नाम है, एक है आपको अजंता की गुफा, एक है आपको अजंता एंड एलोरा। अजंता और एलोरा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको औरंगाबाद जिला में है। महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है, महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगाबाद जिला है, इसके अंदर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, इसके आगे यहाँ एक और गुफा है और महाराष्ट्र में एक और गुफा है, उसका नाम है आपको एलिफेंटा। एलिफेंटा जो केव है ये आपको कहाँ स्थित है? ये आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। जो एलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ पर एक मंदिर है। जो एलोरा की गुफाएं, यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपको कैलाशनाथ मंदिर। इसे कहा जाता है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। क्या कहा जाता है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। और ये किस भगवान को है? भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा इसे बनाया था किसने? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक था कृष्ण प्रथम। कौन था? कृष्ण प्रथम जो था, कृष्ण प्रथम, उसने राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम, जिसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का जो अजंता केव है, ये रॉक कट गुफा, यानी इसको जो रॉक कट का मतलब होता है पत्थरों को काट करके जो बनाया जाता है गुफा, उसे रॉकट गुफा कहते हैं और यह आपको अजंता है। एलोरा के अंदर टोटल 34 गुफाएं हैं और इसमें आपको हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का यहाँ पर आपको मिश्रण मिलता है। एलिफेंटा पास आपको मुंबई में है, आपको गेटवे ऑफ इंडिया से आपको यहाँ पर जाने के लिए मिलता है। कहाँ पर? यहाँ पर जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है जाने के लिए। ठीक है, तो क्या है आपको यहाँ पर आया है महाराष्ट्र। एक चीज़ और जान लीजिए, जो महाराष्ट्र है इसका गठन आपको 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो आपको स्टेट बने थे। महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बने थे आपको 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? जल्दी बताइए, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? सही बताया, शिवसेना के नेता जो हैं उनका नाम है आपको, क्या नाम है उनका? शिवसेना के वो प्रमुख हैं, जल्दी बताइए क्या नाम है? महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ पर आपको जो यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो आपको हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो आपको गोवा के भी क्या हैं? गवर्नर हैं वर्तमान में। क्या है? गोवा के गवर्नर वर्तमान में कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के भी हैं
एक गवर्नर जो है आपको 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गोवा के प्रधान वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, सही बताया। तो आप एग्ज़ाम से पहले, एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले आप गवर्नर और आप उस राज्य जिस मतलब राज्य का गवर्नर और सीएम दोनों याद करके जाइएगा, एक ना एक सवाल आता ही है इससे। ठीक है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आपको क्या है? मध्य प्रदेश में आपको सांची के स्तूप हैं। क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर आपको क्या बोलते हैं उसको? मध्य प्रदेश जो है चंदेल शासकों के द्वारा आपको वहाँ पर क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। क्या है? एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद है साउथ, उसके बाद है अफ्रीका। क्या है आपको? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। कौन है? नॉर्थ अमेरिका है। उसके बाद है साउथ अमेरिका है। उसके बाद कौन सा है? अटलांटिका, अटलांटिका। उसके बाद है कौन है? यूरोप है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे जो छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। एशिया जनसंख्या में भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, इसमें अंदर जो मेन जो आपको कंट्री है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? वो है आपको कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन है। क्या है? स्कॉट मॉरिसन जो है आपको यहाँ के वर्तमान में क्या है? ऑस्ट्रेलिया के आपको प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो यांगटी यांग, जो कि आपको चाइना में बहती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपको यूरोप और एशिया कौन अलग करता है? तो यूरोप और एशिया को अलग करता है कौन सा पर्वत? तो यूराल पर्वत जो है आपको यूराल पर्वत, यह यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत कहाँ है? ये आपको रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आपको यूराल पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, चलिए। और नॉर्थ अमेरिका जो है ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अंदर कनाडा जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है, रसिया सबसे बड़ा देश है लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है, जो कि कहाँ स्थित है? आपको नॉर्थ अमेरिका में। जो हम यूनाइटेड स्टेट पढ़ते हैं, यूएसए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, सबसे शक्तिशाली देश है, वो यूएसए भी आपको नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। यह साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका की जो आपको विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका नाम है एंडीज। क्या है? एंडीज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? माउंट एंका गुआ है। माउंट एंका गुआ जो है इसकी सबसे छोटी एंडीज पर्वतमाला की। एंडीज जो पर्वतमाला है ये आपको 7 कंट्री से होकर के गुजरता है। साउथ अमेरिका के अंदर 7 देशों से होकर गुजरता है। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वह कौन सा है? वो हिमालय है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। और उसे नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
और इसकी वर्तमान में जो हाइट नापी गई है, कितनी नापी गई है? वर्तमान में जो हाइट नापी गई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की, कितनी नापी गई है? तो एमटी एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई नापी गई है वो 8,848.86 मापी गई है, यानी कि 0.686 मीटर की वृद्धि हुआ है। यहाँ पर नापा गया, किसके द्वारा नापा गया है? तो नेपाल एंड चाइना के द्वारा मापा गया है। जो माउंट एवरेस्ट है ये आपको कहाँ स्थित है? नेपाल में ही स्थित है। कहाँ? माउंट एवरेस्ट। इसे वहाँ पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत इस सवाल में? इस सवाल से, एक सवाल से आपको मैं बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पर दूंगा, बस आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास अभी कलम नहीं है, वो वाला जो जिससे लिखा जाता है मैं हाथ से लिख रहा हूँ, जिससे बड़ा बड़ा लिखा रहा है। जब मेरे पास कलम हो जाएगा तो आपको मैं पूरा अच्छा तरह से लिख कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपको खुद से अपना नोटबुक लेकर बैठिए और मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। एक सवाल से आपको 10 सवाल मिलेंगे, एक सवाल से 10 सवाल, क्योंकि देखिए यहीं पे एक सवाल है लेकिन हम कितना आपको चीज़ बता दी, यहीं पर 10 चीज़ बता दी हैं, और जितना आप लिखिएगा उतना आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है? और कुछ कुछ जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ अपने मन में खुद से उसको आंसर देते जाइए। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हम अगला सवाल बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये देखिए, हाल ही में जो एनटीपीसी में एग्ज़ाम हुआ है, एनटीपीसी में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपको पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका थीम पूछा गया है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या था? इस वर्ष इसका थीम क्या था? इस वर्ष इसका थीम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी जो इस बार इसका थीम था, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इस बार थीम था। क्यों का? ये 2020 में जो पूछा गया था उसका। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, बताइए कि 2019 में इसका थीम क्या था? 2019 में इसका क्या थीम था? तो था बीट एयर पोल्यूशन। क्या था? बीट एयर पोल्यूशन। ठीक है? और इसके होस्ट किसने किया था? ये चाइना इसकी मेज़बानी करता था, चीन इसकी मेज़बानी किया था। और इसका थीम क्या था? तो बीट क्या था? आपको इसका थीम क्या था 2019 में? था बीट एयर पोल्यूशन। और हमसे प्रभावित हुआ था, चीन हमसे प्रभावित हो गया था। क्यों? क्योंकि 2018 में जो इसका थीम था ये था आपको बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। और यह कहाँ हुआ था? ये हुआ था अपना प्यारा देश, हमारे प्यारे देश इंडिया में हुआ था। और इसका थीम क्या था 2018 में? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2018 में इंडिया में हुआ था, और 2019 में जो हुआ था वो होता चाइना में हुआ था, जिसका था बीट एयर पोल्यूशन। और जो 2020 में हुआ है उसका नाम था, क्या था? 2020 में हुआ है उसका नाम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या था? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था 2020 में। ठीक है? चलिए, उसके बाद है 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 8 मार्च को? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल्दी बताइए। तो देखिए, जो 22 अप्रैल है इस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाता है। और 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस यानी कि वुमेंस डे मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को वुमेंस डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। और 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है, कोरोना का एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है उसका? कोवैक्सीन नाम है। क्या नाम है?
कोवैक्सीन जो है नामक दवा किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन, देख रहे हैं कि आप कोरोना पूरा फैला हुआ है, पेंडेमिक फैला हुआ है, जिसके कारण आपको हर जो आपको देश है आपको कोरोना वैक्सीन की खोज में है, उसी के दौरान आपको उसी से रिलेटेड जो है कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के द्वारा कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन नामक दवा बनाया जा रहा है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका है, इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसके ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाया जाता है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर आपको भी इसमें शामिल है। इंडिया में किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। और इसके वर्तमान में किसके, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO कौन है वर्तमान में, इसके जो CEO हैं, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट इसके अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है वर्तमान में, तो इसके हेड हैं आधार पूनावाला। क्या है, आधार पूनावाला, क्या है, आधार पूनावाला है। और इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक वो है आपको इनके पिताजी साइरस पूनावाला। कौन है, तो साइरस पूनावाला जो है आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। और इसकी हेड कौन है वर्तमान में, तो आधार पूनावाला हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको कि वैक्सीन होती क्या है। ड्रग और वैक्सीन में, दवा और वैक्सीन में अंतर क्या है। तो देखिए, जो हम टैबलेट खाते हैं जो कि क्या करता है, आपको कुछ देर के लिए आपको उस चीज़ को आपको जो आपके अंदर जो डिजीज है उसको कम कर देता है, उसको क्या कहते हैं हम, दवा होता है। जो वैक्सीन होता है इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसको आपको इंजेक्शन के माध्यम से क्या किया जाता है, शरीर के अंदर डाला जाता है। जब इसको हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्या चीज़ होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अब पूछेगा कि एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे शरीर में जो बाहर से आने वाले जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको मारने का कार्य करती है। तो जब कोरोना का जब वैक्सीन हमारे अंदर लगाया जाएगा तो इसके विरोध में हमारे शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। और भविष्य में कभी आपके अंदर अगर कोरोना का सिम्टम अगर आता है, कोरोना का लक्षण अगर आता है, तो एंटीबॉडी जो आपके अंदर शरीर में पहले से बनी हुई है उनको क्या कर देगी, मार करके भगा देगी। तो एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है, हमारे शरीर को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है, आपको इसके अंदर से आपको एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 11 यानी कि यदि उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो वह किस ग्रुप में स्थित है। तो हम जानते हैं कि देखिए, हमारा जो आपको पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको किसने दिया था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपको यह दिया था किसके द्वारा, यह दिया गया था मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले जो है इनके द्वारा दिया गया था। जो पीरियोडिक टेबल है, एक मिनट, मोजले जो पीरियोडिक टेबल है तो मोजले ने दिया था। और इसके अंतर्गत आपको कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या कितने हैं, वर्ग कितने हैं, 18 वर्ग। और इसके अंदर आवर्त कितने हैं, आवर्त यानी कि पीरियड कितने हैं, आवर्त, तो इसके अंदर आपको 7 आवर्त हैं और आपको 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि परमाणु संख्या जो 18 वाला होगा वो कौन से ग्रुप में स्थित है, कौन से ग्रुप में स्थित है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे पहले इसको, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि परमाणु संख्या 11 होता तो किस में आएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी परमाणु है तो इसके जो बाह्यतम कक्षा होगा, कोई भी परमाणु है तो इसके क्या हो जाएगा, इसके जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसके अनुसार हम कहते हैं कि ये कौन से ग्रुप में आएगा।
कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से वर्ग में आएगा। तो परमाणु संख्या 11 को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। उसके अंदर जब हम परमाणु संख्या 11 किसका, कौन से तत्व है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो हम जानते हैं कि सोडियम जो होता है, जिसे हम Na से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8 और कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2, 8, 1 होता है। तो परमाणु संख्या अंतिम तत्व किसमें है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वह जो होगा वो ग्रुप 1 में होगा। कौन से ग्रुप में होगा, ग्रुप 1 में होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ग्रुप 1 में होगा। और कौन से आवर्त में होगा, ये कौन से पीरियड में होगा, तो ये 3 नंबर पीरियड में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, यानी कि जैसे जैसे ई वाला बढ़ेगा मतलब पीरियड की संख्या उतने होंगे। तो इसमें कितने आपको हैं, 1, 2, 3, यानी कि पीरियड की संख्या 3 और ग्रुप संख्या 1 में आपको परमाणु आपको सोडियम स्थित है। सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। एक ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया तुरंत कर लेती है, लेकिन जो पोटेशियम होता है वो सोडियम से थोड़ा ज़्यादा हाईली रिएक्टर होता है। सोडियम पोटेशियम दोनों ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन पोटेशियम जो होता है, इसको के से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 19 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाईली आपको क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और आपको अभिक्रिया कर लेता है ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है कि हैजा किसके कारण होता है। हैजा जो है आपको किसके कारण होता है, कौन सा वो चीज़ है, कारण है जिसके कारण हैजा होता है। तो हैजा जो होता है, पहले बता दे रहा हूँ कि हैजा होता किससे है। तो दूषित खाना खाने से, दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने से हमारे शरीर में हैजा होता है, जो हमारे आपको क्या करता है यार, जिससे बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है, आपको मल का अथी होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको क्या होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है। इस प्रकार के आपको चीज़ें होने लगती है हैजा से। ठीक है, तो हैजा जो होता है ये किसके कारण होता है, तो यह जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है, जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है हैजा। देखिए मैंने आपके लिए जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं इनके लिए आपको एक क्या लिख दिया है, आपको एक ट्रिक लिख दिया है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो ट्रिक है इसका नाम है पंडित का टीका न्यू है। जो पंडित जी हैं उनका जो टीका है वो क्या है, नया है। पंडित का टीका न्यू है। तो जो प है उसे बन गया प्लेग, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, क्या बन गया यहाँ पर बन गया डिप्थीरिया। प से क्या बन गया, प्लेग, डी से डिप्थीरिया। उसके बाद क्या है आपको त है, पंडित, त से तपेदिक। तपेदिक का मतलब होता है आपको तपेदिक टाइप, तपेदिक मतलब होता है टीबी। तपेदिक का मतलब होता है टाइफाइड होता है, क्या होता है, टाइफाइड जो बुखार होता है उसका मतलब होता है तपेदिक। तो प से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, त से तपेदिक हो गया, क से हो गया काली खांसी, जो हुपिंग कफ होता है, काली खांसी ये भी होता है। आप किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, हुपिंग कफ, काली खांसी, तो जीवाणु कारण होता है। फिर होता है टी से देखिए यहाँ टी से हो गया टिटेनस। और एक है देखिए ई वाला जो है ना, ये टीबी है आपको, ये क्या है आपको, जो टीबी होता है, टीबी जो होता है वो किसके कारण होता है, टीबी और टिटेनस और टीबी, टिटेनस और टीबी, टिटेनस और टीबी जो होता है वो दोनों किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद है न्यू से हो गया निमोनिया हो गया, वहाँ से हैजा। तो पंडित का टीका न्यू है, ये हो गया हैजा। आपको क्या हो गया, जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं इनके लिए हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ याद रख लीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ है वो आपको विषाणु से, प्रोटोजोआ जो होता है उससे किसका होता है, मलेरिया रोग होता है, जो कि प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। अंतिम आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मैसूर का शासक कौन, टीपू सुल्तान, टीपू
सुल्तान जो था वो मारा गया था। टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था। ये उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। कौन था? वेलेजली था। कौन था? वेलेजली। वेलेजली। वेलेजली जो था उस समय यहाँ भारत का वायसराय था। अंतिम अगला मैसूर 1700 टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर टाइगर लायन और मैसूर का क्या कहता था? शेर कहा जाता था। शेर मैसूर किसे कहा था? शेर मैसूर। मैसूर किसे कहा था? शेर मैसूर। यानी कि मैसूर का टाइगर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। जो वेलेजली था ये खुद को बंगाल का शेर कहता था कि मैं क्या हूँ? बंगाल का शेर हूँ। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? ये खुद को बंगाल का खुद को क्या कहता था? यहाँ ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। कौन? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। अब सहायक संधि की शुरुआत की थी और जो पहला जो था आपको वो सतारा जो था जिसने आपको सहायक संधि को प्रथम मारा था पेशवा बाजीराव। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय, इन्होंने आपको क्या किया था? तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को अपना लिया था। क्या किया था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। क्या कहता है? मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान तो इसने क्या लगाया था आपको? तो स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो वृक्ष है ये टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। कहाँ लगाया था? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने जो स्वतंत्रता का वृक्ष है इसको श्रीरंगपट्टनम में आपको लगाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। टीपू सुल्तान जो था यह हैदर अली, हैदर अली का आपको क्या था? पुत्र था। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg तथा उसका वेग 3 मीटर पर सेकंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा जानते हैं? जो गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ से बोलें, यहाँ से अगर 1/2 हो गया, 1/2 हाफ एम का मान कितना हो जाएगा? 5, भी का मान कितना हो जाएगा? 3, तो 3 3 9, तो 9 5 45 का आधा कितना होता है? 2, यानी कि 45 का हो जाता है 22.5। ऑप्शन गलत दिया गया है, ऑप्शन सुधार लिया जाएगा। 1/2 इंटू 5 इंटू 9 यानी कि 22.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी गलत है, सब गलत है, इसमें कोई भी आपको ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 22.5। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा होता क्या है? तो यदि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु में जो आपको स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला भी यहाँ लिख लीजिए। स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है। यानी कि ऊंचाई पर जब वस्तु रहता है तब जाकर पोटेंशियल एनर्जी कार्य करता है। दूसरा चीज़ एक होता है मैकेनिकल एनर्जी होता है, एम मैकेनिकल एनर्जी एम ई बराबर होता है के ई प्लस में पी। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसकी क्या होता है? योग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं।